हेलो, मैं हूं यूएसपी सर और आज के पॉडकास्ट में आपको यह बताने जा रहा हूं कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने के पीछे क्या कारण थे। यहां मैं आपको कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि इस पॉडकास्ट के अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहें। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के बारे में बौद्ध ग्रंथों में आए विवरणों से 3 कारणों का पता चलता है। पहला कारण, जो सब जानते हैं, कि सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर जाने के समय बारी बारी से बूढ़े व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति और शव यात्रा को देखा था। यह देखकर उनके मन में अपने गृहस्थ जीवन तथा मानव जीवन में आने वाले दुखों के प्रति घोर निराशा की भावना पैदा हो गई और तब उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। यह एक परंपरागत उत्तर है जो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन यह तर्क की कसौटी पर सच नहीं जान पड़ता है, क्योंकि गृह त्याग करने के समय बुद्ध की आयु 29 वर्ष की थी और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 29 वर्ष के पहले उन्होंने किसी बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को ना देखा हो, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो समाज में रोज ही घटती रहती है। इसलिए बुद्ध के गृह त्याग का यह कारण गले से नीचे नहीं उतरता है। चलिए अब दूसरे कारण को देखें। दूसरे कारण के बारे में जातक कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि अपने राजमहल से उद्यान की ओर जाते समय सिद्धार्थ ने एक श्रमण संत को देखा। जब उन्होंने सारथी से उस संत के बारे में पूछा तो सारथी ने उस संत के गृह त्याग करने के कारण तथा उस संत के गुणों की चर्चा की। यह सुनकर सिद्धार्थ पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और उनके मन में भी संन्यास लेने का भाव पैदा हुआ। गृह त्याग का यह कारण भी सही नहीं जान पड़ता, क्योंकि सिद्धार्थ जब 8 वर्ष के थे तभी से उन्होंने कपिलवस्तु में परिव्राजक भारद्वाज के आश्रम में विचारों की एकाग्रता, योग और समाधि की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। इसलिए यह भी नहीं माना जा सकता कि 29 वर्ष की उम्र में उन्हें पहली बार किसी परिव्राजक या संत के दर्शन हुए थे। अब मैं आपको तीसरे कारण के बारे में बताता हूँ। सिद्धार्थ ने 20 वर्ष की आयु में 534 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य के संघ में दीक्षा ली थी, क्योंकि वहाँ 20 वर्ष की आयु में प्रत्येक शाक्य युवक को संघ की सदस्यता तथा दीक्षा लेना एक अनिवार्य नियम था। 8वें साल तक सिद्धार्थ ने संघ की बैठकों तथा कार्यवाहियों में ईमानदारी से हिस्सा लिया, लेकिन 8वें वर्ष के अंत में शाक्य और पड़ोसी राज्य कोलीय गणराज्य के बीच रोहिणी नदी के जल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल रोहिणी नदी दोनों राज्यों के बीच विभाजक रेखा की तरह थी। दोनों ही राज्य उस नदी के पानी का उपयोग सिंचाई के अलावे अन्य कार्य के लिए भी किया करते थे। हर एक साल फसलों के समय में जल के बंटवारे और उपयोग को लेकर दोनों राज्यों के बीच अक्सर ही विवाद हो जाते थे। कभी कभी तो यह विवाद लड़ाई में बदल जाती थी। 543 ईस्वी पूर्व में भी दोनों राज्यों के लोगों के बीच इस विवाद को लेकर मारपीट हो गई और इसमें दोनों ही राज्य के लोग घायल भी हुए। इस बात से शाक्यों को काफी क्रोध आया और वे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। गणराज्य के संघ की बैठक बुलाई गई और सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध करने का प्रस्ताव रखा
और सभी सदस्यों से इसका समर्थन करने के लिए भी कहा। इस बात पर सभी सदस्य चुप रहे, यानी वे समर्थन में थे। लेकिन सिद्धार्थ ने असहमति जताते हुए यह कहा कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने मात्र से हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसकी हत्या करने वाला कोई दूसरा मिल जाता है। अगर कोई किसी को जीत लेता है तो उसे जीतने भी कोई दूसरा मिल जाता है। जो कोई किसी को लूटता है तो उसे दूसरा लुटेरा भी लूट लेता है। सिद्धार्थ ने युद्ध को टालने के लिए एक प्रस्ताव भी दिया, लेकिन सेनापति ने उसे मानने से मना कर दिया। दूसरे दिन सेनापति ने संघ की बैठक बुलाई और युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती का प्रस्ताव रखा। सेनापति ने प्रस्ताव में कहा कि 20 से 25 वर्ष की आयु के सभी शाक्य युवक अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती हों। सेनापति के इस प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि आप चाहें जो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुमत आपके साथ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं ना तो सेना में भर्ती होऊंगा और ना ही युद्ध में भाग लूंगा। इस पर सेनापति ने दीक्षा के समय लिए गए शपथ की याद सिद्धार्थ को दिलाई, पर सिद्धार्थ पर इसका कोई असर न पड़ा। तब सेनापति ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संघ के फैसले का विरोध करने के कारण संघ तुम्हारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर सकता है तथा परिवार के खेतों को भी जब्त कर लेने की सजा दे सकता है, और इसके लिए कौशल के राजा की अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं है। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि वे दोषी हैं और अपने दोष की सजा अपने परिवार को नहीं देने देंगे। वे संन्यास लेकर देश के बाहर चले जाएंगे, चाहे परिवार की अनुमति मिले या ना मिले। सिद्धार्थ की इस बात को संघ एवं सेनापति ने स्वीकार कर लिया। जब सिद्धार्थ अनुमति लेने के लिए महल गए तो माता पिता और पत्नी सहित सभी काफी दुख में डूबे हुए थे। अनेक वाद विवाद के बाद सभी इस बात पर राजी हो गए कि सिद्धार्थ संन्यास लेंगे, लेकिन पत्नी यशोधरा ने संन्यास ग्रहण करने की बात का विरोध किया और सिद्धार्थ से कहा, हमें वीरतापूर्वक इस परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए और मैं केवल इतना चाहती हूँ कि आप किसी ऐसे नए मार्ग की खोज करें जो शांति और मानवता के लिए कल्याणकारी हो। यहाँ इस बात को स्वीकारा जा सकता है कि यशोधरा के विरोध तथा वाद विवाद के भय से वे उसे रात में ही सोता छोड़कर महल से निकल पड़े होंगे। दूसरे दिन सिद्धार्थ ने भारद्वाज आश्रम में जाकर उनसे प्रवज्या अर्थात संन्यास ग्रहण किया। वहां पहले से ही हजारों स्त्री पुरुष इस घटना का साक्षी बनने के लिए जमा थे। सिद्धार्थ ने नम्रतापूर्वक निवेदन करके सभी लोगों को घर जाने को कहा। इसके बाद वे अपने सारथी के साथ कंथक घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे पहुंचे। वहां से उन्होंने सारथी को वापस भेज दिया तथा स्वयं राजगृह की ओर प्रस्थान कर गए। बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध के गृह त्याग के इसी तीसरे कारण को सच माना है। जहाँ तक मेरी अपनी राय है, मैं भी बुद्ध के गृह त्याग के इसी तीसरे कारण को सत्य तथा इतिहास सम्मत मानता हूँ। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। बस आज इतना ही। अगले पॉडकास्ट में मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं।